एपिसोड 191 टू 200। अध्याय 191। अध्याय 192। एक आपको पूरी तरह से हरा देगा। अनुवादक 54,96,90,339। पहले इस्तेमाल किए गए प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम आखिरकार स्कूल की पुरानी चीजें थीं और उनमें से कई चीजें पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। लेकिन शिया यांगयांग के पास जो भी सामान था वह सब नया और बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। खासकर वेशभूषा वे पात्रों के लिए मानो विशेष रूप से तैयार की गई प्रतीत होती थी। ये पहले की तुलना में कई गुना बेहतर था। शिया यांगयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इन्हें एक दोस्त से उधार लिया है, इसलिए कृपया इनका उपयोग करते समय सावधानी बरतें क्योंकि मुझे इन्हें बाद में वापस करना होगा। वेन शियाओचू ने कहा, मैं आज रात यहीं रुककर सब कुछ पर नजर रखूंगी। मुझे डर है कि कोई फिर से तोड़फोड़ करने न आ जाए। शिया यांगयांग ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पहरा दूंगा। ली जियाशु ने कहा, क्यों न हम सब बारी बारी से निगरानी करें। साथ ही हम नाटक का अभ्यास भी कर सकते हैं। हमें कल प्रदर्शन करना है, परिणाम चाहे जो भी हो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। सभी सहमत हो गए। शिया यांगयांग को अचानक बहुत राहत महसूस हुई। शुरू में इस नाटक का पूर्वाभ्यास करना किम फी एर के साथ शर्त लगाने और कुछ दबी हुई निराशा को दूर करने के लिए था। लेकिन आधे महीने के पूर्वाभ्यास के बाद जिया यांगयांग को इस प्रक्रिया में आनंद आने लगा। शिया यांगयांग टीम वर्क, मैत्रीपूर्ण माहौल और उनके साझा लक्ष्य को बहुत महत्व देती थी, जिसके लिए सभी प्रयासरत थे। लेकिन ये बात सबको पता थी। बेहतर प्रचार सामग्री होने के बावजूद भी वे लोकप्रियता के मामले में किम फी एर से पीछे रह गए। इसके अलावा किम फी एर गु झाओहान की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करते हुए कैंपस में जमकर प्रचार कर रही थी। यहां तक कि उनके दैनिक पूर्वाभ्यास भी पश्चिमी हॉल में भारी भीड़ को आकर्षित करते थे। कल के आधिकारिक प्रदर्शन का तो जिक्र ही नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, जीत हो या हार, जिया यांगयांग को लगता था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पश्चिमी हॉल में वहां मौजूद लोग अपने अंतिम पूर्वाभ्यास में भी व्यस्त थे। नाटक विभाग की शियाओलिन दौड़कर आए और किम फी एर के कान में कुछ फुसफुसाया। किम फी एर का चेहरा पल भर में बदल गया। उसने अपनी उंगलियों को चुटकी से दबाया और कहा, शिया यांगयांग, जाल से बच निकलने के लिए मैं तुम्हें श्रेय देती हूँ। शाओलिन ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हमें आज रात जारी रखना चाहिए? किम फी एर ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम्हें लगता है कि वे दोबारा उसी जाल में फंसेंगे? अब और दखल मत दो, चाहे वे सोने चांदी के मोहरे ही क्यों न इस्तेमाल करें, कल मेरे सामने उनका कोई चांस नहीं होगा। फिर उसने शियाओलिन से पूछा, क्या तुमने वे सभी पर्चे बांट दिए जो मैंने तुमसे बांटने को कहा था? शाओलिन ने जवाब दिया, इन्हें बांट दिया गया है। कैंपस के बुलेटिन बोर्ड भी हमारे पर्चों से भरे पड़े हैं। सबको पता है कि कल पश्चिमी हॉल में कार्यक्रम देखने आने वालों को स्मृति चिन्ह मिलेगा। चिंता मत करो, कल सभी लोग हमारे पश्चिमी हॉल में ही होंगे। किम फी एर के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। शाओलिन हैरान होकर बोली, फीफी, हमें तो अपनी जीत का पूरा भरोसा है। राजकुमार, और तुम नेतृत्व कर रहे हो, तो तुमने ये सारे स्मृति चिन्ह तैयार करने में इतना पैसा क्यों खर्च किया? हमारी जीत तो पहले से ही पक्की है। किम फी एर ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें क्या पता? मैं सिर्फ जीतना नहीं चाहती, मैं पूरी तरह से जीतना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूर्वी हॉल पूरी तरह से खाली हो जाए, ताकि पिछले एक महीने में शिया यांगयांग की सारी मेहनत बेकार हो जाए। मैं उसकी बेइज्जती करना चाहती हूँ। कल हम पूर्वी हॉल के पास लोगों को तैनात करेंगे। अगर कोई अंदर जाने की कोशिश करेगा तो हम उसे स्मृति चिन्हों का लालच देकर अंदर बुला लेंगे। किम फी एर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। शिया यांगयांग, इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी बुरी तरह से हार हो। मैं चाहता हूं कि प्रिंस तुम्हारी शर्मनाक हरकतें और तुम्हारी अक्षमता देखे और तुम्हें पूरी तरह से छोड़ दे। और शर्त, जिया यांगयांग को मेरे द्वारा सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारे जाने और उसकी सारी गरिमा छिन जाने का विचार मुझे आनंदित करता है। शिया यांगयांग, मैं तुम पर जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। अध्याय 192। अध्याय 193। चेन यू अचानक मिलने आता है। अनुवादक 54,96,90,339। अगले दिन पूरा ए विश्वविद्यालय उत्साह से भरा हुआ था। ये वह दिन था जब ए विश्वविद्यालय की दो सबसे लोकप्रिय छात्राएं खुले तौर पर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। ये नाटक 9 बजे 2 सभागारों में एक साथ प्रदर्शित किया गया। अंत में सबसे अधिक दर्शकों वाला सभागार विजेता होगा और उनके कार्यक्रम को विश्वविद्यालय के कॉलेज संस्कृति महोत्सव के कार्यक्रम के रूप में चुना जाएगा।
ये केवल 8:30 बजे तक ही था। शिया यांग्यांग के सभागार में केवल कुछ ही लोग मौजूद थे जो नई एजेंसी से उसके दोस्त थे। वेन शियाओचू ने कहा, किम फी एर ने छोटे छोटे उपहारों पर बहुत पैसा खर्च किया। वेस्ट ऑडिटोरियम में जाने वाले हर व्यक्ति को एक उपहार मिला, इसलिए स्वाभाविक रूप से हर कोई वहां दौड़ पड़ा। शिया यांग्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इस बार मुझे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। वेन शियाओचू ने कहा, उसने बिल्कुल यही योजना बनाई थी। वो स्पष्ट रूप से जीत रही थी, लेकिन फिर भी करारा प्रहार करना चाहती थी। शिया यांग्यांग के उदास चेहरे को देखकर वेन शियाओचू ने चिंता से कहा, यांग्यांग, क्या तुम ठीक हो? शिया यांग्यांग ने गहरी सांस ली और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही सिर्फ एक ही दर्शक हो, हमें नाटक पूरा करना ही होगा। तैयार हो जाए, ये शुरू होने ही वाला है। वेन शियाओचू ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। उसके बोलने के तुरंत बाद सभागार के प्रवेश द्वार पर कुछ शोर हुआ। सभी ने प्रवेश द्वार की ओर देखा। विद्यार्थियों की भारी भीड़ सभागार में उमड़ पड़ी, तेज चीखों के साथ, चेन यू, चेन यू, ये सचमुच चेन यू है। चेन यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शिया यांग्यांग स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि चश्मा पहने हुए एक व्यक्ति कुछ अंगरक्षकों की सुरक्षा में धीरे धीरे सभागार में प्रवेश कर रहा था। जो व्यक्ति आया था वह स्वयं चेन यू था। शिया यांग्यांग को चेन यू के अचानक प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। चेन यू के आने से स्थिति पूरी तरह से बदल गई। कुछ ही मिनटों में सभागार लोगों से खचाखच भर गया था। प्रवेश मंच भी लोगों से खचाखच भरा हुआ था। छात्रों की भारी भीड़ अभी भी बेताब होकर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और स्थिति नियंत्रण खोने का खतरा मंडरा रहा था। चेन यू पहली पंक्ति के ठीक बीच में बैठ गया। उसने अपना चश्मा उतार दिया और उसके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मंच पर शिया यांग्यांग की ओर आंख मारी। सभागार में तुरंत ही चीख पुकार मच गई। मंच पर मौजूद सभी कलाकार भी बेहद उत्साहित थे। वेन शियाओचू ने शिया यांग्यांग की बाह दबाते हुए कहा, ये चेन यू हैं, हे भगवान, ये फिल्म के सम्राट चेन यू हैं। आखिरकार आज हमें उन्हें साक्षात देखने का मौका मिल रहा है। शिया यांग्यांग ने खचाखच भरे दर्शकों की ओर देखा और वेन शियाओचू से कहा, चलिए शुरू करते हैं। संगीत बजते ही नाटक की आधिकारिक शुरुआत हो गई। नाटक का मंचन सुचारू रूप से हुआ और पूरे समय दर्शकों से गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया मिली। हालांकि चेन यू ने शुरुआत में सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन जैसे जैसे चेन यू ने लगन से प्रदर्शन देखा, धीरे धीरे दर्शक मंच पर मौजूद अभिनेताओं की ओर आकर्षित होने लगे। नाटक समाप्त होने पर चेन यू ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। सभागार में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चेन यू उठ खड़ी हुई। उसके हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता था। चेन यू मंच पर आई और उन्होंने जिया यांग्यांग को गुलाबों का गुलदस्ता सौंप दिया। शाओ कियान, आपका प्रदर्शन शानदार था। शिया यांग्यांग ने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद चेन यू। सभागार में एक बार फिर जोरदार जयकार हुई। सभागार में एक बार फिर चेन यू का नाम गूंज उठा। कुछ लोगों ने तो मंच पर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन चेन यू के अंगरक्षकों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि सभागार में अफरा तफरी मचने लगी। चीख पुकार और चिल्लाहट चारों ओर गूंज रही थी। असंख्य लोग मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और ऐसा लग रहा था कि अंगरक्षक अपना नियंत्रण खोने वाले हैं। अफरा तफरी देखकर शिया यांग्यांग ने झट से चेन यू का हाथ पकड़ा और कहा, हमें भागना होगा वरना हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अध्याय 193, अध्याय 194, सभी कुकर्म किए। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग चेन यू को सीधे मंच के पीछे ले गई और फिर वे मंच के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। उसने मंच के पीछे से चेन यू के लिए एक कोट उठाया ताकि वह अपना वेश बदल सके। इसलिए जब वे सभागार के पिछले दरवाजे से निकले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिया यांग्यांग को आखिरकार समझ में आया कि वे एक मूर्ति की शक्ति से क्या मतलब रखते हैं। जाहिर तौर पर भीड़ में केवल सभागार में मौजूद दर्शक ही नहीं थे, बल्कि सभागार के बाहर से लेकर स्कूल के गेट तक लोगों की एक लंबी कतार भी लगी हुई थी। प्रदर्शन के शुरू से अंत तक 1.5 घंटे तक वे लोग अभी भी पूरी ताकत से सभागार में घुसने की कोशिश कर रहे थे। शिया यांग्यांग चेन यू को खींचकर प्रयोगशाला भवन में स्थित एक खाली प्रयोगशाला में ले गई। जब वे रुके तो जिया यांग्यांग जोर जोर से हौंफ रही थी, तुम अचानक क्यों आ गए? चेन यू हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखने आई थी, तुम्हें पता है। तुमने काफी समय से मुझसे संपर्क नहीं किया था। दरअसल गोलीबारी खत्म होने के बाद से जिया यांग्यांग ने चेन यू से काफी समय से संपर्क नहीं किया था। आपको कैसे पता चला कि मैं आज प्रस्तुति दे रहा हूँ?
चेन यू ने कहा, मैं कल ही फिल्म महोत्सव से लौटी हूँ और सिचुआन ने मुझे रात के खाने पर बुलाया था। बातचीत के दौरान मैंने उसे इसका जिक्र करते हुए सुना, इसलिए मैं आज आ गई। छोटी मैडम, आप सच में इतनी समझदार नहीं है ना? अगर आपको प्रॉप्स की जरूरत होती तो आप मुझसे पूछ सकती थी, मैं आपके लिए बेहतर प्रॉप्स ढूंढ सकती थी। शिया यांग्यांग ने मन ही मन कृतज्ञता महसूस की। तो वह शेन सिचुआन था। शिया यांग्यांग ने चेन यू से कहा, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हें दावत दूंगी। चेन यू ने कहा, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की और बदले में तुमने मुझे सिर्फ खाने पर बुलाया। शिया यांग्यांग हंसते हुए बोली, तो फिर तुम क्या चाहते हो? चेन यू ने एक पल सोचा, मुझे अभी पक्का नहीं पता, लेकिन तुम पर मेरा एक एहसान है और अगली बार जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें वह चुकाना होगा। शिया यांग्यांग ने कहा, आप वाकई अवसर का लाभ उठाने में माहिर हैं। तारीफ के लिए धन्यवाद। अपना वाक्य पूरा करने के बाद चेन यू ने जिया यांग्यांग की गर्दन में अपना हाथ डाला और कहा, चलो खाने का समय हो गया है। चेन यू के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद वह चला गया। आखिरकार वह एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार हैं और उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर शो को समर्थन देने के लिए आए थे। जब शिया यांग्यांग पूर्वी सभागार में वापस लौटी तब तक भीड़ तितर बितर हो चुकी थी, लेकिन मुख्य कलाकारों में से कुछ अभी भी वहीं मौजूद थे। वेन शियाओचू ने शिया यांग्यांग को वापस आते देख तुरंत दौड़कर कहा, यांग्यांग, मुझे यकीन नहीं हो रहा, चेन यू आ गई। इस बार तो हमने बिल्कुल पासा पलट दिया, तुम्हें पता है। पश्चिमी सभागार की तरफ बैठे सारे दर्शक भाग गए। आखिर में किम फी एयर के प्रदर्शन के बीच में ही वह इतनी गुस्से में आ गई कि उसने अपनी पोशाक फाड़ दी और अपने सारे सामान तोड़ दिए। ये वाकई बहुत संतोषजनक था। एक अन्य युवा अभिनेत्री हुआ किंकिंग ने कहा, बिल्कुल सही, उसने स्मृति चिन्ह खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन अब वे मंच के पीछे एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गए हैं। कोई उन्हें नहीं चाहता, इस मामले में उससे वाकई नुकसान हुआ है। शिया यांग्यांग, तुम एक तुच्छ नीच व्यक्ति हो। शैतान का नाम लो और वह प्रकट हो जाएगा। सभागार के प्रवेश द्वार पर किम फी एयर की हताश आवाज गूंज उठी। किम फी एयर ने अपना सिर घुमाते हुए जिया यांग्यांग की ओर दौड़ लगाए और उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम कितनी नीच हो, तुमने चेन यू को जानबूझकर मेरा शो बर्बाद करने के लिए उकसाया। शिया यांग्यांग ने कहा, किम फी एयर, तुम्हें अपने दांव के परिणाम भुगतने होंगे। हमारी जीत या हार केवल सभागार में उपस्थित दर्शकों की संख्या पर निर्भर करती है। दर्शकों को आकर्षित करने के तरीकों पर कोई रोक नहीं है। तुमने पहले ढेर सारे स्मृति चिन्ह खरीदे और बुलेटिन बोर्ड पर उनका व्यापक विज्ञापन किया, यहां तक कि पूर्वी सभागार से हमारे दर्शकों को भी चुरा लिया। तुमने जानबूझकर हमारे प्रॉप्स और वेशभूषा को भी नष्ट कर दिया। तुम्हारी रणनीति की तुलना में हमारी रणनीति कहीं अधिक उचित है। वेन शियाओचू ने यह भी कहा, एक जगह तो सिर्फ सरकारी अधिकारियों को आग जलाने की इजाजत है, लेकिन आम लोगों को दीपक जलाने से मना किया जाता है। उसने अनगिनत गुनाह किए हैं, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वह यहाँ आकर भड़काऊ बातें कर रही है। अगर स्कूल में बेहद बेशर्म का पुरस्कार दिया जाए तो वह निश्चित रूप से आपको ही मिलेगा, मिस किम। वेन शियाओचू, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। किम फी एयर बुरी तरह भड़क उठी। अध्याय 194, अध्याय 195, वो प्रतिस्थापन के लिए आया था। अनुवादक 54,96,90,339। जैसे ही वह बोल रही थी, किम फी एयर ने वेन शियाओचू पर झपट्टा मारा। धड़ाम, एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। किम फी एयर को शिया यांग्यांग ने बांह से पकड़ लिया और बड़ी कुशलता से उसे अपने कंधे पर उठाकर फेंक दिया। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यांग्यांग के करतब बिजली की तरह तेज, त्रुटिहीन रूप से निष्पादित और पूरी तरह से विस्मयकारी थे। किसी को नहीं पता था कि शिया यांग्यांग खुद को इस तरह संभाल सकती है। स्तब्ध होकर किम फी एयर काफी देर तक जमीन पर पड़ी रही, फिर दहाड़ते हुए बोली, शिया यांग्यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने इतनी हिम्मत कैसे की कि उसे सबके सामने इस तरह शर्मिंदा कर दिया? किम फी एयर खड़ी हो चुकी थी। शिया यांग्यांग, याद रखना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गए हो? चयन के नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं, अभी ये तय नहीं है कि कौन हारा है और कौन जीता है। इतना कहकर किम फी एयर सभागार से चली गईं। वेन शियाओचू ने पूछा, अब वह क्या करने की योजना बना रही है? दोपहर में दोनों नाटक क्लबों के मुख्य कलाकारों को डीन के कार्यालय में बुलाया गया। निर्देशक यिन ने कहा, यांग्यांग, मैंने तुम्हारा नाटक देखा, बहुत ही शानदार था।
और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मशहूर चेन यू हमारा समर्थन करने आएंगे। हमारे स्कूल को बहुत सम्मान मिला है और कई मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई है। प्रधानाध्यापक तुम्हें पुरस्कृत करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि तुम्हारी नाटक टीम स्कूल उत्सव में भाग लेगी। आधा महीना बचा है, अच्छी तरह तैयारी करो, स्कूल उत्सव में शानदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी मेहनत करो। शिया यांग्यांग ने कहा, निर्देशक यिन, निश्चिंत रहें, हम आपको निराश नहीं करेंगे। इसी क्षण किम फी एर अचानक बोल पड़ी, निर्देशक महोदय, मुझे लगता है कि अभी निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। मेरा मानना है कि शिया यांग्यांग की टीम स्कूल महोत्सव में प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है। निर्देशक यिन ने पूछा, आपका क्या मतलब है? किम फी एर ने कहा, ये नाटक लियांग शानबो और झू यंगताई पर आधारित है। अगर हम लियांग शानबो को हटा दें तो नाटक का मंचन कैसे होगा? शिया यांग्यांग ने भौहें सिकुड़ी, उसे एक अनहोनी का आभास होने लगा। उसकी निगाहें अनायास ही ली जियाशु की ओर चली गईं, जिन्होंने लियांग शानबो की भूमिका निभाई थी। जैसा कि उम्मीद थी, ली जियाशु अपराधबोध से ग्रस्त दिखे। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, माफ कीजिए, निर्देशक महोदय। घर पर कुछ समस्या हो गई है। मैंने स्कूल से लंबी छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है और मुझे खेद है कि मैं आगामी रिहर्सल में शामिल नहीं हो पाऊंगा, इसलिए। शिया यांग्यांग के दिल में सिहरन दौड़ गई। वेन शियाओचू ने सबसे पहले अपना आपा खोते हुए कहा, आपके घर में क्या हुआ है? खुलकर बताओ, हम मिलकर कोई हल निकालेंगे। लेकिन इस समय आप हमें अकेला नहीं छोड़ सकते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यांग्यांग के लिए इस चुनाव का परिणाम कितना महत्वपूर्ण है। ली जियाशु ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा, उसकी आवाज अपराधबोध से भरी हुई थी, मुझे माफ कर दो, यांग्यांग। वेन शियाओचू ने कहा, ली जियाशु, किम फी एर ने तुम्हें ऐसा क्या लाभ दिया कि तुम इस समय हमें धोखा दे रहे हो? हम सब ने आधे महीने तक इसमें अपना दिलो जान लगा दिया है, क्या तुम्हें हम सबको धोखा देने का पछतावा नहीं होगा? ली जियाशु ने अपना सिर नीचे झुकाया, आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ा और अंत में किसी तरह कहा, मुझे माफ कर दो। किम फी एर हंसते हुए बोली, लियांग शानबो के बिना आपकी टीम महोत्सव में हिस्सा नहीं ले सकती। हम आपकी जगह लेंगे। शिया यांग्यांग, आखिरकार तुम चयन से बाहर हो गए। हमारी शर्त के मुताबिक 3 थप्पड़, और मैंने वादा किया है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। किम फी एर बहुत ही अभिमानी थी। वह जिया यांग्यांग के पास आए और डायरेक्टर यिन के सामने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगी। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ जिया यांग्यांग के चेहरे से टकराता, हवा में ही एक ताकत ने उसे रोक दिया। रुको! गू झाओहान की ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी। सभी लोग चौंक गए। उनकी निगाहें उस उदासीन युवक पर पड़ी। गू झाओहान ने फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं ली जियाशु की जगह लूंगा। अध्याय 195, अध्याय 196, राष्ट्रपति की पत्नी। अनुवादक 54,96,90,339। किम फी एर अविश्वास भरी निगाहों से देखने लगी। उन्होंने पूछा, आपने क्या कहा? गू झाओहान ने किम फियर की बांह को ठंड से हिला दिया। उन्होंने निर्देशक यिन की ओर मुड़कर कहा, मैं लियांग शानबो की भूमिका में ली जियाशु की जगह लूंगा। घटनाक्रम के इस नाटकीय मोड़ से निर्देशक यिन भी अचंभित रह गए। हालांकि यांग्यांग के अभिनय कौशल वाकई उत्कृष्ट थे और अपनी पहले से हासिल की गई लोकप्रियता के साथ वह निश्चित रूप से कैंपस उत्सव में हलचल मचा सकती थी। निर्देशक यिन ने कहा, यही सबसे अच्छा होगा। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं कि लियांग शानबो की भूमिका में ली के स्थान पर गू अभिनय करेंगे। अभ्यास करने के लिए समय निकालें और जल्दी से तालमेल बिठा लें। आधे महीने के भीतर हमारे स्कूल का नाम रोशन करने का प्रयास करें। जब वे दफ्तर से निकले तो किम फी एर गुस्से से कांप रही थी। लेकिन गू झाओहान अचानक ही वहां से चला गया। यांग्यांग उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखकर कुछ हद तक हैरान थी। क्या गू झाओहान उससे हमेशा नफरत नहीं करता था? फिर वह इस नाजुक घड़ी में उसकी मदद क्यों करेगा? किम फी एर ने यांग्यांग की ओर इशारा करते हुए कहा, यांग्यांग, इस बार खुद को भाग्यशाली समझो। अगली बार इतना भाग्यशाली होने की उम्मीद मत करना। इतना कहकर किम फी एर जाने ही वाली थी, लेकिन यांग्यांग ने एक हाथ से उसका रास्ता रोक दिया। उसने कहा, क्या हमें आपस में हिसाब बराबर नहीं कर लेना चाहिए? किम फी एर ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, हमारे बीच भला क्या हो सकता है? अचानक यांग्यांग ने मेज पर एक कागज पटक दिया। हमारी शर्त लगी थी, मैं जीत गई। आपको अकादमिक मामलों के कार्यालय में जाकर कैंपस फोरम पर जानबूझकर मेरी छवि खराब करने के लिए मुझे बेगुनाह साबित करना होगा। मैंने बयान लिख दिया है, आप अभी जाकर उसे जमा कर सकते हैं।
स्क्रिप्ट पर एक नज़र डालते ही किम फी एर गुस्से से कांप उठी। मैं इसे पढ़ने से इनकार करती हूँ। यांग यांग ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें भी 3 थप्पड़ पड़ेंगे जैसे मुझे पड़े थे। लेकिन मैं बचपन से ताइक्वांडो का अभ्यास कर रहा हूँ, मेरी ताकत शायद थोड़ी ज्यादा है, इसलिए अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरत रहा हूँ, तो मुझे माफ कर देना। इसके साथ ही यांग यांग ने भी अपना हाथ ऊपर उठा लिया। मैं पढ़ूंगी, किम फी एर ने दांत पीसते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग यांग को ताइक्वांडो आता होगा, ये तो सुबह सुबह उसके द्वारा किए गए जूडो के वार से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए था। अगर उसे ये थप्पड़ पड़ते तो शायद उसका चेहरा बिगड़ जाता। वेन शियाओचू ने हुआ किंग किंग से कहा, किंग किंग, उसे प्रसारण कक्ष तक ले चलो। उसे पाठ को शब्दशः पढ़ना होगा, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। 10 मिनट बाद पूरे स्कूल ने पीए सिस्टम पर किम फी एर की आवाज सुनी। मैं किम फी एर हूँ। आज मैं यहाँ एक मामले पर स्पष्टीकरण देने आई हूँ। पहले मैंने कैंपस फोरम पर एक पोस्ट किया था। मैं स्वीकार करती हूँ कि बिना किसी सबूत के मैंने जानबूझकर अपनी सहपाठी यांग यांग को बदनाम किया और यहाँ तक कि नाटक प्रतियोगिता में उसके सामान को भी जानबूझकर नुकसान पहुँचाया। मुझे अपने इस घृणित कृत्य पर गहरा खेद है और मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इस अवसर पर मैं यांग यांग से तहे दिल से माफी मांगती हूँ और आशा करती हूँ कि वह मुझे क्षमा कर देगी। किम फी एर के खींच भरे भाषण को सुनकर यांग यांग और वेन शियाओचू गलियारे में जोर जोर से हंस रहे थे। वेन शियाओचू ने कहा, यह तो बिल्कुल संतोषजनक है। देखो वह कैसे अपने दांत पीस रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वह खून की उल्टी करने वाली हो। यांग यांग ने कहा, वह आमतौर पर बहुत घमंडी होती है, उम्मीद है कि इस बार उसने सबक सीख लिया होगा। वेन शियाओचू ने कहा, लेकिन इस बार तुम सचमुच गू झाओहान के ऋणी हो। उसके बिना तुम बुरी तरह फंस जाते। यांग यांग विचारों में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। बेहतर महसूस करने के कारण यांग यांग स्कूल के बाद मेपल विला वापस नहीं गई। इसके बजाय वह सीधे शेनेग्युआन बिल्डिंग चली गई। उनके रिश्ते के सार्वजनिक होने और हंगामा मचने के बाद अब हर कोई जानता है कि यह 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा वास्तव में शेनेग्युआन ग्रुप के सीईओ की पत्नी है। यांग यांग को देखने वाले हर व्यक्ति ने आदरपूर्वक उसका अभिवादन किया। यांग यांग ने गू किचेन को अपने आने के बारे में नहीं बताया था, इसलिए उसने सीईओ की विशेष वीआईपी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय वह कर्मचारियों की लिफ्ट से 99वीं मंजिल पर गई। लिफ्ट सीधे सीईओ के कार्यालय के बाहर स्थित सचिवालय विभाग में खुलती थी। यांग यांग ने एक बार यहां 1 महीने के लिए इंटर्नशिप की थी, इसलिए वह सभी से परिचित थी। उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। सबसे पहले उनका अभिवादन करने वाली उनकी पुरानी इंटर्न दोस्त लू शियाओमान ने मजाक में कहा, क्या ये हमारे सीईओ की पत्नी है? कितनी दुर्लभ मुलाकात है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अध्याय 196, अध्याय 197, उसके लिए मुसीबत खड़ी करो। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग यांग का चेहरा लाल हो गया। शियाओमान, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। लू शियाओमान हंसते हुए बोली, मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन आप सीईओ से मिलने आए हैं, है ना? वह एक मीटिंग में है। ऑफिस में मौजूद अन्य लोगों ने भी ये देखा और उसका अभिवादन करने के लिए आगे आए। बेशक उन्हें सीईओ की पत्नी की चापलूसी करनी ही होगी। शिया यांग यांग सुर्खियों में थी और यह अजीब सा लग रहा था। शिया यांग यांग ने कहा, मैं उनके कार्यालय में उनका इंतजार करूंगी। ये कहने के बाद जिया यांग यांग केबिनों के गलियारे से होते हुए सीईओ के कार्यालय की ओर चल पड़ी। अचानक शिया यांग यांग किसी से टकरा गई। एक तीखी चीख सुनाई दी। सभी की निगाहें उस ओर आकर्षित हो गईं। जिया यांग यांग की टक्कर लिन युवानयुवान से हुई। लिन युवानयुवान उसकी सहपाठी थी और दोनों ने शेंगयुवान के सचिव विभाग में इंटर्नशिप की थी। लेकिन ये भी ज्ञात है कि लिन युवानयुवान गू किचेन की प्रशंसा करती हैं। लिन युवानयुवान के हाथ में एक कप कॉफी और दस्तावेजों का एक बंडल था। अब लगभग सारी कॉफी दस्तावेजों पर गिर गई। लिन युवानयुवान ने कहा, सीईओ की पत्नी, क्या आपको लगता है कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं? ये हमारा कार्यस्थल है, सीईओ की पत्नी का खेल का मैदान नहीं। हम यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लिन युवानयुवान के शब्द तीखे और व्यंग्य से भरे हुए थे। बाकी लोग भी तनाव से पसीना बहा रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिन युवानयुवान सीईओ की पत्नी के खिलाफ खड़ी होंगी। लेकिन लिन युवानयुवान कोई आम महिला नहीं है। वह शीर्ष 4 परिवारों में से एक लिन परिवार की उत्तराधिकारी है। ऐसी अफवाह थी कि उन्हें शेंगयुआन में विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। लिन परिवार की संपत्ति को देखते हुए उसे अपने परिवार के उद्यम के बजाय शेंगयुआन के सचिव विभाग में क्यों रहना चाहिए?
उसका इरादा स्पष्ट था। जब वह इंटर्नशिप कर रही थी तब लोग मजाक में कहते थे कि वह भविष्य में सीईओ की पत्नी बनेगी। आखिरकार सामाजिक स्थिति के मामले में लिन परिवार और गू परिवार एक दूसरे के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थे। लेकिन जिया यांग्यांग के अचानक प्रकट होने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्वाभाविक रूप से वह बहुत क्रोधित थी। शिया यांग्यांग ने कहा, तुमने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी। शिया यांग्यांग आराम से चल रही थी। तभी अचानक लिन युवान खड़ी हुई और सीधे उससे टकरा गई। ये स्पष्ट रूप से एक उकसावा था। लिन युवान ने अपने हाथ से दस्तावेज फेंक दिए और बोली, ये तो मेरी दिन भर की मेहनत है। इस रिपोर्ट को हाथ से छांटना आसान नहीं था, जो अब बर्बाद हो चुकी है। क्या मैं जानबूझकर अपनी दिन भर की मेहनत को सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए बर्बाद करूंगी? शिया यांग्यांग, क्या तुम इसके लायक हो? शिया यांग्यांग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। किनारे पर खड़े लोग फुसफुसा रहे थे। वह रिपोर्ट कंपनी के सभी कर्मचारियों के छमाही वित्तीय प्रतिपूर्ति आंकड़ों की थी, जिसे मैन्युअल रूप से छांटा गया था, जो काफी मेहनत का काम था। युवान इसे जानबूझकर खराब नहीं करेगी, लेकिन वह बहुत साहसी भी है। भले ही यह यांग्यांग की गलती हो, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए युवान का बहस करना साहसिक कदम है। वह लिन परिवार की बेटी है। स्वाभाविक रूप से वह डरती नहीं है। इसके अलावा मुझे कभी समझ नहीं आया कि सीईओ की शादी के बाद भी वह यहाँ क्यों इंतजार कर रही है। वह सचमुच मोहित हो गई है। शिया यांग्यांग अवाक रह गई। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, सीईओ आ गए हैं। सभी ने बैठक कक्ष की ओर देखा। दरअसल गू किचेन बैठक कक्ष से बाहर निकले और उन्होंने वहां हो रही हलचल को देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने जिया यांग्यांग को देख लिया और सीधे उसकी ओर चल पड़ा। शिया यांग्यांग को लगा कि उसकी किस्मत पलट रही है। वह जहां भी जाती उसे फंसाया जा रहा था, और उसे अभी तक समझाने का कोई तरीका नहीं मिला था। शर्म से लाल होते गालों के साथ जिया यांग्यांग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उसने गू किचेन को सरप्राइज देने की योजना बनाई थी तो वह उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। अध्याय 197, अध्याय 198, वर्तमान दुनिया में दाजी। अनुवादक 54,96,90,339। गू किचेन ने पहले ही जिया यांग्यांग को देख लिया था। उसने फर्श पर टूटे हुए चाय के कप और कॉफी से सने हुए इधर उधर बिखरे हुए दस्तावेजों पर नजर डाली और सख्ती से पूछा, क्या हुआ? पीड़ित की भूमिका निभाते हुए लिन युवान ने पहले शिकायत की, श्रीमान राष्ट्रपति, मैं समीक्षा के लिए ये चार्ट आपके कार्यालय में लाने ही वाली थी कि उसने जानबूझकर मुझे टक्कर मार दी। मुझे पता है कि वह आपकी पत्नी है, लेकिन उसे इसके लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए। यह मेरे लिए दिन भर की मेहनत का फल है। जिया यांग्यांग बेहद नाराज थी। गू किचेन को उसकी बकवास पर यकीन हो ही नहीं सकता, है ना? गू किचेन को देखते ही शिया यांग्यांग का चेहरा लाल हो गया। लेकिन गू किचेन शांत रहे और लिन युवान से बोले, तुमने कहा कि उसने जानबूझकर तुम्हें टक्कर मारी। वह ऐसा क्यों करेगी? लिन युवान ने जवाब देने से पहले हिचकिचाते हुए कहा, शायद वह ईर्ष्या कर रही है। शायद उसने तुम्हारे और मेरे बीच के रिश्ते को गलत समझा है। उसकी इस धृष्टता को देखकर सब लोग दंग रह गए। लिन युवान वाकई कुछ भी कहने की हिम्मत रखती है। वह गू किचेन और शिया यांग्यांग के बीच झगड़ा भड़काने की कोशिश कर रही है। भले ही कुछ भी ना हो रहा हो, ऐसी बातें कहने से आसानी से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। गू किचेन की आवाज ठंडी और उदासीन बनी रही, तो आपका मतलब यह है कि यांग्यांग को गलतफहमी हो गई कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ चल रहा है और इसलिए वह परेशान हो गई और जानबूझकर तुमसे टकरा गई। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? गू किचेन की नज़र लिन युवान पर टिकी रही। लिन युवान के गाल लाल हो गए। कंपनी में काम शुरू करने के बाद से उसने कभी भी इस तरह से उसकी जांच पड़ताल नहीं की थी। यह अनुभूति मोहक थी। लिन युवान ने पुष्टि करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि ऐसा ही हुआ था। क्या अब मेरी यह बात सुनकर उसे मेरी भावनाओं का एहसास होगा? सच तो यह है कि वह लंबे समय से इस आदमी की प्रशंसा करती रही थी और मानती थी कि वह हर मामले में जिया यांग्यांग से बेहतर है। हालांकि शिया परिवार धनी और प्रतिष्ठित है, फिर भी वह लिन परिवार की बराबरी नहीं कर सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गू किचेन जिया यांग्यांग को क्यों चुनेगा, जबकि वह उसे भी चुन सकता था, खासकर तब जब वे दोनों शेनेग्युआन में प्रशिक्षु थे। गू किचेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया, चूंकि आपकी उपस्थिति से मेरी पत्नी के साथ आसानी से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए आप कल मानव संसाधन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। सभी लोग सदमे से हौंफने लगे। शिया यांग्यांग आश्चर्य से देखती रही। जब गू किचेन ने जिया यांग्यांग की ओर देखा तो उनकी निगाहें स्पष्ट रूप से नर्म पड़ गईं।
गु किचेन ने कहा, अगर आपको मुझसे मिलने आना ही था तो आपको मुझे पहले से बता देना चाहिए था। मैं किसी को आपको लेने के लिए भेज देता, तब आप इस परेशानी से बच जाते। दर्शक अविश्वास में थे। वह अपनी पत्नी के प्रति इससे अधिक सुरक्षात्मक नहीं हो सकता। सभी के चेहरों पर ईर्ष्या और जलन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। हालांकि लिन युवान अविश्वास में थी और हकलाते हुए बोली, श्रीमान राष्ट्रपति, आपने क्या कहा? आप चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं? गु किचेन ने उससे धैर्य खोते हुए ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। फिर वह जिया यांग्यान को अपने कार्यालय में ले गया। लिन युवान का शरीर गुस्से से कांप रहा था और वह पास की एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी उंगलियां कसकर पकड़ने के कारण सफेद पड़ गई थीं। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राष्ट्रपति ने अभी अभी बिना किसी भेदभाव के उस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया था जो शिया यांग्यान को नापसंद था। यह सत्ता का एक ऐसा खेल था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। राष्ट्रपति जैसे चतुर व्यक्ति के लिए भी परिणामों पर विचार किए बिना ऐसा करना जल्दबाजी भरा प्रतीत होता है। विशेषकर लिन युवान की पृष्ठभूमि को देखते हुए लिन परिवार को कुछ सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति ने स्थिति की सच्चाई की जांच करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसे ऐसा लगता था कि अगर तुम मेरी पत्नी का रास्ता रोकते हो, अगर तुम मेरी पत्नी को नाराज करते हो, तो तुम सजा के हकदार हो। हे भगवान, जिया यांग्यान तो आधुनिक युग की एक खतरनाक महिला है। अध्याय 198, अध्याय 199, क्रोध का प्रकटीकरण। अनुवादक 54,96,90,339। जिया यांग्यांग ने गु किचेन का उसके कार्यालय में पीछा किया। कार्यालय के अंदर पहुंचने के बाद शिया यांग्यांग ने कहा, दरअसल मुझे नहीं लगता कि यह सही है। गु किचेन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें क्या गलत है? शिया यांग्यांग ने कहा, मेरा मतलब है, लिन युवान को बर्खास्त करने का आपका निर्णय, भले ही उसने जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे इस्तीफा देना ही पड़ता। साथ ही लिन परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ। गु किचेन ने जिया यांग्यांग की बात काटते हुए कहा। शिया यांग्यांग अचंभित रह गई। गु किचेन ने पूछा, जब मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया तो क्या आपको संतुष्टि मिली? शिया यांग्यांग ने काफी देर तक हिचकिचाया, फिर एक शब्द बोला, हाँ। गु किचेन हल्के से हंसे और शिया यांग्यांग के बालों को सहलाया। बस मुझे यही सुनना था, और ये दूसरों के लिए एक चेतावनी भी है। क्या उन्हें लगता है कि वे मेरी पत्नी को धमकाने की हिम्मत कर सकते हैं? देखते हैं आगे कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है। गु किचेन ने ये शब्द असामान्य सहजता से कहे, लेकिन शिया यांग्यांग को ऐसा लगा जैसे वह शहद से भरे एक बर्तन में डूब गई हो। वह उसकी ओर एक कदम बढ़ी और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गले लगा लिया। पतिदेव, आप मुझे इसी तरह लाड़ प्यार करेंगे? गु किचेन ने पीछे मुड़कर शिया यांग्यांग का चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से उसके माथे पर चुंबन किया। अगर तुम्हें लाड़ प्यार करना ही मुझे खुशी देता है तो ऐसा ही सही। शिया यांग्यांग का दिल मिठास से भर गया था। जब वे दोनों दावत के लिए बाहर जाने की योजना बना रहे थे, तभी जिया यांग्यांग को गु मिंगजू का एक अप्रत्याशित फोन आया। उसने बताया कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसलिए वे दोनों तुरंत अस्पताल की ओर दौड़े। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पहले ही वीआईपी वार्ड में भर्ती करा दिया गया था। गु किचेन और शिया यांग्यांग को आते देख बूढ़े व्यक्ति ने गु मिंगजू को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि यह तो बुढ़ापे की एक सामान्य स्थिति है। इस छोटी सी घटना के लिए चेन और यांग्यांग को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। शिया यांग्यांग बिस्तर के पास आकर बोली, हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? अगर हमें नहीं बताया गया तो हम और भी ज्यादा चिंतित हो जाएंगे। शिया यांग्यांग के चिंतित चेहरे को देखकर बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं अपने शरीर को किसी और से बेहतर समझता हूँ। उम्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका मुझसे मिलने आना मुझे बहुत खुशी देता है। हालांकि गु मिंगजू ने कहा, यह सौभाग्य की बात थी कि मैंने उन्हें समय पर ढूंढ लिया। वे बेहोश हो गए थे और मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। घर की नौकरानी लापरवाह थी और पिताजी को दवा देना भूल गई थी। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों पर इतना हंगामा करते हो। अब घर में चाय पिलाने या छोटे मोटे काम करने वाला कोई नहीं बचा है। गु मिंगजू ने गु किचेन की ओर मुड़कर कहा, आह चेन, मुझे एक फैशन शो के लिए फ्रांस जाना है। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए घर वापस आ जाना चाहिए। मुझे घर पर नए कर्मचारियों पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन पर नियमित रूप से नजर रख सके।
गु किचेन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। अस्पताल से बाहर निकलते समय जिया यांगयांग को अफसोस हुआ, हमें पहले ही घर वापस चले जाना चाहिए था। आज का दिन बहुत खतरनाक था। मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर कुछ भी गलत हो जाता तो क्या होता। गु किचेन ने शांत भाव से कहा, चिंता मत करो। ये तो मेरी बहन और दादाजी की सहानुभूति बटोरने की एक चाल है। वे हर साल इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, इस उम्मीद में कि मैं वापस घर आ जाऊंगा। शिया यांगयांग हैरान रह गई, आप कह रहे हैं कि बूढ़ा आदमी नाटक कर रहा था? गु किचेन ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि वह कितना तंदुरुस्त दिख रहा था? और अगर सच में कुछ हुआ था तो शियाओ हान वहां क्यों नहीं था? शायद उसे पता ही नहीं है। वह साथ देना ही नहीं चाहता। जिया यांगयांग, शिया यांगयांग ने कहा, तो फिर आपने उससे बेनकाब क्यों नहीं किया? गु किचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े आदमी को अपनी शान का ख्याल रखना चाहिए। अगर मैंने उनका राज खोल दिया तो उन्हें ठेस पहुंचेगी, इसलिए चलो कुछ समय के लिए पीछे हट जाते हैं। उनके प्रयासों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। इसलिए अगले ही दिन जिया यांगयांग और गु किचेन आधिकारिक तौर पर अपने पूर्व निवास स्थान पर वापस चले गए और वहां से निकलने की कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई। अध्याय 199, अध्याय 200, अधिक मुस्कुराएं। अनुवादक 54,96,90,339। जैसा कि उम्मीद थी, अगले दिन उस बूढ़े व्यक्ति को छुट्टी दे दी गई। अगले दिन रात के खाने में जिया यांगयांग ने गु झाओहान को फिर से देखा। भले ही गु झाओहान ने नाटक में लियांग शानबो के रूप में ली जियाशु की जगह लेने पर सहमति व्यक्त की थी, उसने जीवन का कोई संकेत नहीं दिखाया था, कोई संपर्क नहीं हुआ था, कोई पूर्वाभ्यास नहीं हुआ था। ये वाकई एक समस्या थी। स्कूल उत्सव का कार्यक्रम आधे महीने में था और स्कूल इसे बहुत महत्व देता था। इसलिए हमें पूर्वाभ्यास करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। रात के खाने के बाद गु झाओहान को अपने कमरे में वापस न लौटते हुए बल्कि आंगन में ऑस्कर को नहलाते हुए देखना दुर्लभ था। गु झाओहान को ऑस्कर को नहलाते हुए उससे बात करते हुए देखना भी दुर्लभ था। उनके चेहरे पर हमेशा एक सख्त भाव रहता था, आज कहाँ भाग गए थे? तुम तो कीचड़ से सने हुए हो। शुक्र है कि मैं ही तुम्हें नहला रही हूँ। अगर चाचा जी देख लेते तो तुम्हें डांट पड़ती। गु झाओहान के शब्दों में थोड़ी सी उदारता झलक रही थी और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। शिया यांगयांग भी पास आए, ऑस्कर के बगल में बैठ गई, उसकी पीठ थपथपाए और बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुस्कुराते हुए तुम इतने प्यारे लगोगे। गु झाओहान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसका चेहरा फिर से कठोर हो गया। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। शिया यांगयांग ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। मैं ऑस्कर की तारीफ कर रही थी। उसे देखो, जब वह मुस्कुराता है तो कितना प्यारा लगता है। वह तो मानो एक मुस्कुराता हुआ फरिश्ता है। ऐसा कहते हुए शिया यांगयांग ने ऑस्कर के चेहरे को थोड़ा छेड़ा भी। गु झाओहान ने बस नाक सिकुड़ी और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक गई। उसने अपना सिर नीचे किया और फिर से नाक सिकुड़ी। वह थोड़ा उदास लग रहा था। शिया यांगयांग ने सोचा कि गु झाओहान उतना दुर्गम नहीं था जितना कि अफवाहें थीं। उसे चिढ़ाने में काफी मजा आता था। शिया यांगयांग ने दबे स्वर में हंसते हुए अपना गंभीर चेहरा वापस बना लिया और कहा, गु झाओहान, धन्यवाद। गु झाओहान ने ठंडी आवाज में ऑस्कर के पंजे को धोते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सब सिर्फ अपने चाचा के लिए कर रहा हूँ। शिया यांगयांग को अचानक लगा कि शायद गु झाओहान उसे उतना नापसंद नहीं करता जितना वह सोचती थी। शिया यांगयांग ने कहा, आप चाहे जिसके लिए भी यह कर रहे हो, आपने मेरी मदद की है और मैं आपका आभारी हूँ। चलिए कल रात ईस्ट हॉल में रिहर्सल शुरू करते हैं। गु झाओहान ने कोई जवाब नहीं दिया। यांगयांग अभी भी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कपड़े धोने से ऑस्कर अधीर हो गया था और उसने कई बार खुद को छुड़ाने की कोशिश की। गु झाओहान ने अचानक कहा, क्या आप उसे पकड़कर रख सकते हैं? जब मैं उसके पिछले पंजे धोता हूं तो वह हमेशा नखरे करने लगता है। यांगयांग ने तुरंत ऑस्कर की गर्दन पकड़ ली और अपने पूरे शरीर से उसे दबा लिया। उसके पिछले पंजों को धोना काफी मुश्किल भरा काम था, दोनों पंजे हौंफ रहे थे। जैसे ही वे खड़े हुए, ऑस्कर भी अचानक खड़ा हो गया और उसने अपने फर को जोर से झटक दिया। अचानक हुए इस हमले में यांगयांग पूरी तरह भीग गई। शिया यांगयांग चीखने ही वाली थी, ऑस्कर, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? शिया यांगयांग को इतना घबराया हुआ देखकर गु झाओहान आश्चर्यजनक रूप से हंसने लगा। उनकी हंसी बेहद मनमोहक थी। शिया यांगयांग ने कहा, देखो, तुम्हें ऑस्कर से सीखना चाहिए।
तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। गू झाओहान की मुस्कान सचमुच मनमोहक थी। शिया यांग्यांग के मन में जो शब्द आए वे थे, शहरों को भी मात देने वाली सुंदरता और फूलों की शर्म। ये बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ था, जैसे बर्फ से ढकी चोटी पर सुबह की धूप की किरण। इस बार जिया यांग्यांग ने सचमुच उसकी प्रशंसा की। अप्रत्याशित रूप से उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। ठीक है, वह वाकई में एक मूडी लड़का था। गू झाओहान ने कहा, तुम्हें अंदर जाना चाहिए, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए हैं। गू झाओहान ने पहले ही अपनी निगाहें हटा ली थीं। यांग्यांग ने अपने गीले कपड़ों को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, तो मैं पहले अंदर जाती हूँ। अध्याय 201 एक मैं सक्षम हूँ। अनुवादक 54,96,90,339। जब जिया यांग्यांग अंदर गई तो गू किचन और गू मिंगजू लिविंग रूम में बातचीत कर रहे थे। शिया यांग्यांग को भीगी हुई हालत में अंदर आते देख उन्होंने पूछा, यांग्यांग क्या हुआ? शिया यांग्यांग हंसते हुए बोली, मैं अभी ऑस्कर को नहला रही थी और उसने मेरे ऊपर पानी के छींटे मार दिए। मैं कपड़े बदलने के लिए ऊपर जा रही हूँ। उसके बोलने के बाद शिया यांग्यांग ऊपर चली गई। कुछ देर बाद गू झाओहान भी घर लौट आया, वह भी पानी से भीगा हुआ था। वह ऑस्कर को भी पकड़े हुए था। गू मिंगजू ने कहा, क्या इन दोनों ने ऑस्कर को एक साथ नहलाया था? ऐसा लगता है कि उनके रिश्ते में थोड़ा सुधार हुआ है। गू किचन मुस्कुराए और बोली, बहन मैं पहले ऊपर जा रही हूँ। अपने कपड़े पूरी तरह भीग जाने के बाद जिया यांग्यांग ने नहाने का फैसला किया। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उसने गू किचन को अंदर आते देखा। गू किचन बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, अपने बगल की जगह पर थपथपाया और कहा, इधर आओ। शिया यांग्यांग तौलिए से अपने बाल सुखाते हुए चलकर आए और गू किचन के बगल में बैठ गई। गू किचन ने स्वाभाविक रूप से शिया यांग्यांग से तौलिया लिया और उसके बाल सुखाने लगी। शिया यांग्यांग बिल्ली के बच्चे की तरह सहज होकर उसके कंधे से टिक गई। गू किचन ने पूछा, क्या तुमने शिया हान से सुलह कर ली? ये सुनकर जिया यांग्यांग की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने गू किचन को स्कूल में आयोजित नाटक प्रतियोगिता और शर्त के बारे में सब कुछ बताया। अंत में जिया यांग्यांग ने कहा, आपके भतीजे ने नाजुक समय में कमाल कर दिखाया और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि वह अपने आदर्श चाचा जी को मानता है। इसलिए मुझे सबसे अधिक धन्यवाद आपको देना चाहिए। शिया यांग्यांग ने गू किचन की छाती से लिपटकर बेहद स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। गू किचन को लगा कि यह लड़की पहले से थोड़ी अलग लग रही है। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वह उससे कुछ हद तक डरती थी और बात करते समय उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करती थी। जब भी वे साथ होते थे वह हमेशा काफी निष्क्रिय रहती थी। लेकिन अब तो उसने नखरे दिखाने की पहल भी कर ली थी। ऐसा लगा मानो उसका पूरा व्यक्तित्व और भी अधिक जीवंत और प्रतिभाशाली हो गया हो। गू किचन ने स्वीकार किया कि उन्हें ये बदलाव, उसका लगाव, प्रशंसा और प्यार अच्छा लगा। गू किचन ने अपना सिर झुकाया और उसे चूमा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने कार्यों के माध्यम से मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। नहीं, मेरे बाल अभी भी गीले हैं। नहीं, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओह, मैं ही वह पंक्ति हूं जिस पर लिखा है, बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। अगले दिन गू किचन जिया यांग्यांग को स्कूल ले गया। उसने गू झाओहान को अपनी साइकिल धकेलते हुए देखा जो बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि गू झाओहान एक धनी परिवार में रहता था, लेकिन उसे स्कूल लाने ले जाने के लिए कभी कोई नहीं आता था। वह हमेशा अपनी बाइक से जाता था। गू किचन ने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इससे शिया यांग्यांग को थोड़ा अपराधबोध हुआ। शिया यांग्यांग ने गू किचन से कहा, क्यों न मैं भविष्य में साइकिल से स्कूल जाऊं? आपकी मेबैक कार बहुत ही शान शौकत वाली है। जब भी आप मुझे स्कूल छोड़ते हैं तो हमारे आसपास भीड़ लग जाती है। गू किचन ने इस पर विचार करते हुए कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी जब मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर होता हूं तो मैं आपको हर दिन गाड़ी से नहीं ले जा पाऊंगा। गू मनो के गैराज में कई निकोलाई बाइक हैं। आप कल उनमें से एक चुन सकते हैं। दिन भर की कक्षाओं के बाद खाना खत्म करने के बाद जिया यांग्यांग पूर्वी सभागार की ओर चली गईं। अब उन्हें स्कूल उत्सव में प्रस्तुति देने की तैयारी करनी थी। हालांकि वे अभी भी वही नाटक कर रहे थे, लेकिन मुख्य पुरुष भूमिका बदल गई थी और सभी को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलना पड़ा था। अन्य सदस्य पहले से ही सभागार में एकत्रित थे। वेन शियाओचू ने कहा, क्या गू झाओहान आ रहा है या नहीं? अगर वह नहीं आएगा तो हम रिहर्सल कैसे करेंगे? हालांकि जिया यांग्यांग ने पिछली रात गू झाओहान से इसका जिक्र किया था। गू झाओहान आएगा या नहीं, इस बारे में शिया यांग्यांग निश्चित नहीं थी। वह यहाँ है।
हुआ किंग ने अचानक उत्साह से चिल्लाते हुए कहा और इशारा किया। प्रवेश द्वार। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।